जज अरशद मलिक को आपने ब्लैकमेल किया है और आपने जज अरशद मलिक को 20 मिलियन रुपीस दिए और 6 साल बाद एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन कर कर और मुझे उसमें बेगुनाह इसलिए किया कि ना उनको कोई सबूत मिला है कि मैंने उनको 20 मिलियन दिए हैं, ना उनको ये सबूत मिला है कि मैंने जज को ब्लैकमेल किया है। बल्कि जज को खुद मेरे घर आकर और उसने कहा कि मैं नवासिफ साहब के जो है ना फैज़ हमीद और बाजवा साहब के प्रेशर में आकर मैंने उनको गलत सज़ा दी है और मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे उनसे मिला दें। और आज 6 साल बाद यही बात जज साहब से आज मुझे बाइज़्ज़त बरी की है। इस बिना पर ना ही मेरा कोई उनसे कोई पैसों का लेन देन साबित हुआ है, ना ही ये हुआ कि मैंने जज को ब्लैकमेल किया। देखिए, कोर्ट ने तो आपको क्लियर कर दिया, लेकिन जज अरशद मलिक आपके घर आए थे, ये हकीकत है। और जो मियाँ तारिक था, मियाँ तारिक के आपकी दोस्ती थी, मियाँ तारिक भी आपके घर आया था। अगर आप इस जो और एफआईए का ये कहना था उस वक्त कि आप अगर न होते तो जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल कभी सामने आता ही नहीं। तो मुझे अरशद मलिक साहब ने कहा कि मैंने मियाँ तारिक को रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे मियाँ रज़ा साहब के घर लेके चलें, क्योंकि मियाँ रज़ा नवासिफ साहब के साथ आपने फ़ोटो फेसबुक वगैरह पर देखी हुई हैं कि ये नवासिफ साहब से मेरी मुलाकात रहती है। इसलिए वो मियाँ तारिक को मेरे घर लेकर आए थे कि मैं नवासिफ साहब को जाके ये बताऊं कि अरशद मलिक साहब माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये जो उन्होंने किया है ये इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाना चाहते हैं कि मैंने फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा के दबाव में ये फ़ैसला दिया था। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताना चाहता हूँ, नवासिफ साहब से इजाज़त लें, जिसकी इजाज़त नवासिफ साहब ने नहीं दी। लेकिन जो 20 मिलियन की क्या स्टोरी, और जो लैंड क्रूज़र है, लैंड क्रूज़र तो आपकी थी ना जो एफआईए ने पकड़ी थी? जी बिल्कुल, लैंड क्रूज़र कहते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ी हुई है कि जो मेरी लैंड क्रूज़र है, लेकिन अगर मेरी है तो वो मेरे नाम पर है, तो मुझे बताएं कि ये मेरे नाम पर मेरी लैंड क्रूज़र है। ये आप बताएं कि जब मरियम नवाज शरीफ ने 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो प्ले की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों में आप वाहिद बंदे हैं जो सबसे पहले पाकिस्तान से निकल गए थे। जी अगर आप मैं ये पूछता हूँ, अगर आप जज अरशद मलिक केस में इन्वॉल्व नहीं थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम साहब की देख रहा था तो मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि नीचे एफआईए की गाड़ियाँ और कुछ सिविल अदारों की गाड़ियाँ, सिविल एजेंसियों की गाड़ी मेरे नीचे आ गई थी, मियाँ रज़ा साहब को बुला दें। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे पहले ही ये कहा कि आपके पास अरशद मलिक आए और उन्होंने आपसे क्या बात की है, बल्कि अब आपको अगर आपने अब ये गवाही देनी है कि आपको ये वीडियो जो थी, जो कि गलीज़ वीडियो उसकी 19 साल पुरानी जज अरशद मलिक की थी, कि ये आपको नवासिफ साहब के कहने पे आपने उनसे ख़रीदी है और ख़रीद के नवासिफ साहब को दी है कि नवासिफ ने उन्हें ब्लैकमेल की है। जब इनको ये मुझे पता लगा तो मैंने इनसे थोड़ा सा टाइम मांगा कि मैं आपके कहने पर मुझे कहते थे आप वादा माफ गवाह बनो, झूठी गवाही दो नवासिफ के ख़िलाफ़। तो मैं जब देख लिया कि ये बाज आने वाले नहीं, इनसे मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा और उसी टाइम में थाईलैंड चला गया। जो लोग आपके घर आए थे वो आपसे क्या कह रहे थे कि एग्जैक्टली आप क्या करें? वो ये कह रहे थे कि आप नवासिफ साहब के ख़िलाफ़ ये गवाही दो कि आप नवासिफ साहब ने आपको कहा है कि अरशद मलिक के पास की जो वीडियो थी मियाँ तारिक से ख़रीदी है और ख़रीद के जो है ना मुझे दो और ब्लैकमेल करो। हालांकि नवासिफ साहब ने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा और ना ही कभी उन्होंने मुझे इस तरह की किसी बात के लिए कहा है। और इन्होंने कहा अगर आप गवाही नहीं दोगे तो हम आपको जान से मार देंगे, आपको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कर देंगे, आपका सब कुछ तबाह कर देंगे। और इन्होंने ऐसे ही किया। मैं तो अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल भागा था कि शहजाद अकबर और फैज़ हमीद साहब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इक़्तिदार के नशे में पागल थे ये। लेकिन आपको जो जब आप पाकिस्तान से निकले उसके बाद आपको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में तो डाल दिया गया। अल्ताफ़ हुसैन के साथ आपकी तस्वीरें भी छपी थी और यहाँ पे लंदन में कुछ लोग आपसे मिलने के लिए भी आए थे। मुर्तज़ा साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि मुझे कौन लोग मिलने के लिए आए थे? ये सब फैज़ हमीद साहब के दोस्त थे, सब उनके भेजे हुए बंदे थे जो कि सिर्फ हमेशा ये कहते थे कि इदारों से लड़ाई नहीं करनी। अगर आपने ये बात ना मानी तो आप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, आपको किसी चौक में भी मार देंगे और हम कहेंगे हमने कोई दहशतगर्द मार दिया। तो लिहाजा उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा आपके लिए बेहतर ये है कि नवासिफ साहब के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दो और इस मुकदमे में नवासिफ साहब का नाम लो कि आपने उनको वीडियो दी और उन्होंने जज को ब्लैकमेल किया। तो हम आपको एमएनए भी बनाएंगे, सेनेटर भी बनाएंगे, आपको ओहदे देंगे, आपको सब कुछ देंगे। लेकिन मैंने कहा मैं नवासिफ साहब के ख़िलाफ़ गवाही, झूठी गवाही नहीं दे सकता। तो एफआईए वाले कह रहे हैं कि उनको सबूत नहीं मिले, लेकिन उस वक्त देखें जो शहजाद अकबर जो एसेट रिकवरी यूनिट चलाते थे, एफआईए को ओवरऑल वो वही देखते थे, वो उस वक्त कहते थे कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि एक्चुअली आप ना होते तो अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल कभी सामने आता ही नहीं, असल किरदार तो आप है। जी,
اصل میں ثبوت تو ایسے ہی ہیں جیسے رانا ثناء اللہ کے قسم قرآن کھا کے ثبوت ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، صرف الزام لگاتے تھے۔ انہوں نے ثبوت انہیں مجھے گناہ گار ہونے سے پہلے انہوں نے جو موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ کر دیا، حالانکہ سائبر کرائم کا مقدمہ ہے۔ آج مجھے سائبر کرائم نے بے گناہ کیا ہے، یہ مقدمہ سائبر کرائم کا تھا، لیکن یہ ٹرائل جو ہے دہشت گردی میں چل رہا تھا۔ صرف یہ انہیں مجھے دبانا چاہتے تھے کہ میں ان کے باتوں آپ نواز شریف سے جیل میں ملے تھے اور آپ نے ارشد ملک کا ان کو پیغام پہنچایا تھا، یہ بات درست ہے؟ جی، انہوں نے ایف آئی اے والوں نے مجھے بار بار یہ، جب وہاں پر بندے ملے تو آپ سب سے زیادہ نواز شریف کو جیل میں ملیں، میں نے کہا جی میں بالکل ملا ہوں، اور میں نے جج ارشد ملک جو مجھے ملنے آئے تھے، میں نے میاں صاحب کو بتایا تھا کہ میاں صاحب ایک جج ہے، کوئی ارشد ملک بتاتا ہے آپ کو سزا جھوٹی دی ہے، اس نے آ کے شرمندہ ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میں ٹی وی پر جون سا آ کے پریس کانفرنس کر کے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں نواز شریف سے، کیا میاں صاحب سے 2 منٹ مل لیں گے؟ تو میاں صاحب نے مجھے اس ٹائم ڈانٹا تھا اور کہا تھا خبردار آئندہ آپ نے مجھ سے ایسی بات نہیں کرنی، اور میں نے اپنا فیصلہ اپنے اللہ پاک کے حضور چھوڑا ہے اور میرے اللہ بہتر انصاف کرنے۔ جب مجھے موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ انہوں نے بنایا ہے، میری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جس کے لیے میں نے اتنی قربانی دی، اپنی بچی کا بھی منہ نہیں دیکھ سکا، 5 سال جلا وطنی کاٹی، اپنا کاروبار تباہ کر دیے، اس پارٹی کے جو میرے لوگ تھے، کیونکہ یہ میرا کاز اپنی پارٹی کے لیے تھا، اپنے پاکستان، میرے تو پارٹی کے لوگوں نے مجھ سے ملنا، بات کرنا، میرے سے تعلق ہی ختم کر لیا، اور ایئرپورٹ پر جاتا ہوں تو آج تک مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی میں دہشت گرد ہوں۔ میرے سے کوئی بھی ویزا آفیسر ہوتا ہے یا وہ امیگریشن والا مجھے لے جاتا ہے اور میرا انٹرویو شروع کر دیتا ہے۔ آج تک میں بھگت رہا ہوں اس چیز کو، شاید اس کے بعد اب یہ اس فیصلے کے بعد یہ ختم ہو لیکن جاتا ہے۔ سیاست میں تو یہی ہوتا ہے، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کس پارٹی کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ یہی کریں گے۔ نہیں، میرا اپنی پارٹی سے گلا شکوہ اپنوں سے ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کی ہے۔ آج مجھے موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد ڈکلیئر کر کر، میرے گھروں پہ توڑ پھوڑ کر کر، میرے گھر پر میری فیملی، میرے سب لوگوں کو جو ان سے تنگ کرتے تھے، اور مجھے بلکہ میری بہن ہمیشہ بتاتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے بات بار بار کہتے ہوئے کہ میری بیٹی کا میں نے جنازے پہ بھی نہیں لوگوں نے آنے دیا، ECL پہ نام رکھا گیا، اور بالکل ایک ایک چیز میرے گھر کی توڑ دی، میرا سارا کاروبار تباہ کر دیا۔ آج یہ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ یہ ایک سبق ہے کہ ہر سیاستدان کو جب کسی کے ساتھ اس طرح بدلہ لیتے ہیں تو دوبارہ ان تک ضرور آتا ہے۔ جس طرح آپ کلیئر ہوئے ہیں، یہ لوگ بھی کلیئر ہو جائیں گے کل۔ دیکھیں، میں تو حق سچ پہ تھا، میں یقین دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور، اگر جس طرح میں حق سچ پہ تھا میں کلیئر ہوں، اگر یہ سچے ہیں تو انہیں بھی کلیئر ہونا چاہیے ضرور۔